मॉड्यूल्स कौन से, लाइक नॉर्मली आपको पता है 2 मॉड्यूल जो आपका राइटिंग मॉड्यूल होता है उसके अंदर 2 टास्क आप लोगों ने करने होते हैं। दिस 160 मिनट्स का टास्क होगा, 60 मिनट्स में आपने 2 टास्क करने होते हैं। इसमें से आपका जो सेकंड टास्क है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फर्स्ट टास्क की तरफ हम जाएंगे। The most important thing is that task 1 is report writing for academics and task 2 is essay writing. Academic के task 1 के अंदर हमारे पास जो tasks हैं that is number 1 bar graph, number 2 is your line graph, number 3 pie chart, table है, map है और process diagram है। करना सबके अंदर क्या होता है, आपने अपने अल्फाज में इसकी डिस्क्रिप्शन करनी होती है। जैसे ये राइट साइड पे मैंने कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, दीज आर बेसिकली द टाइप ऑफ थिंग्स। इस तरह के बार ग्राफ्स, इस तरह की लाइन ग्राफ्स, इस तरह का पाई चार्ट या इस तरह का प्रोसेस डायग्राम आता है। टाइम अलॉट होता है आपको 20 मिनट्स का, और वर्ड काउंट होती है 150 वर्ड्स मिनिमम आपने लिखने होते हैं। मार्किंग क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने पहले इसको डिस्कस करना ज्यादा मुनासिब समझा है। टास्क अचीवमेंट इसके अंदर जो होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपने एक्यूरेटली कन्वेज इंफॉर्मेशन एंड की फीचर्स, किसी भी चीज के की फीचर्स आपने एक्यूरेटली कन्वे किए हैं या नहीं किए हैं। लाइक बार ग्राफ है तो बार ग्राफ के की फीचर्स स्पेसिफिक होंगे, लाइन ग्राफ के स्पेसिफिक होंगे। प्रोसेस डायग्राम के अंदर लेट्स सपोज कि उसने 8 स्टेप्स ऑफ वन प्रोसेस दिए हुए, तो वो उसके की फीचर्स होंगे। ओके, कोहेरेंस एंड कोहेजन है जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन लॉजिकली कैसे ऑर्गेनाइज हुई है, कनेक्टेड है, और अप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड्स का यूज किया गया है या नहीं किया गया। लेक्सिकल रिसोर्स में यूजेस अ वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी एक्यूरेटली। एक तो आपकी वोकैबुलरी एक्यूरेट होनी चाहिए और दूसरा वाइड रेंज होना चाहिए। वाइड रेंज से मुराद वही है which I have always been telling you people कि कोई भी लफ्ज 3 से ज्यादा मर्तबा यूज ना करें। अगर आपको 3 से ज्यादा मर्तबा कोई वर्ड यूज करना पड़ता है तो आप उसका या तो सिनोनिम ढूंढ लें या फिर उसका कोई रिलेटेड वर्ड ढूंढ लें, ताकि बार बार रेपिटेशन ना हो। कोशिश करें कि कनेक्टर्स जितने चेंज ओवर हो सके, रिप्लेस हो सके। एक कनेक्टर आपने एंड यूज किया था, दूसरी जगह एज वेल एज यूज कर ले, तीसरी दफा मोर ओवर कर ले, चौथी दफा फर्दर मोर कर ले। तो आपकी जितनी वेरिएशन कनेक्टर्स के अंदर होगी वो भी आपके लेक्सिकल रिसोर्स को हाई करेगी। देन इज योर ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। आपने वैरायटी ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स यूज किए, एक्यूरेटली किए नहीं किए। टास्क 1 के अंदर एज कंट्रास्टेड टू टास्क 2 उसके अंदर टैब नहीं होती कि आपने टेंस कौन सा यूज करना है। टास्क 1 के अंदर हमें स्पेसिफाई होता है कि हमने कौन से टास्क के अंदर, लाइक बार ग्राफ के अंदर कौन सी टेंस यूज करना है, प्रोसेस के अंदर कौन सा टेंस यूज करना है। इसमें जो प्रोसेस और मैप है उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली हम पैसिव वॉइसेस का यूज करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि वो है किस तरह का। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस को हमने अकॉर्डिंगली यूज करना होता है, इंफॉर्मेशन को देखते हुए कि हमारे पास इंफॉर्मेशन किस तरह की है। Here I have displayed your answer sheet जो आपको एग्जाम में मिलेगी। बिल्कुल ये एग्जाम वाली आंसर शीट है। इसके ऊपर आपका यहाँ पर ये सारा सिस्टम है। यहाँ पे आपका राइटिंग टास्क 1 रेड है और राइटिंग टास्क 2 आपका ब्लैक शीट होती है। टास्क 1 वाली जगह पे आपने टास्क 1 ही करना होता है और टास्क 2 वाली जगह पे टास्क 2 ही करना होता है। टास्क 1 के बैक साइड पे भी जगह होगी। अगर आपको लगे कि ये आपके लिए कम है तो यू कैन आस्क फॉर एन एक्स्ट्रा शीट फ्रॉम द एग्जामिनर, लेकिन ये इंश्योर करना है कि टास्क 1 को टास्क 1 वाली शीट पे ही करें और टास्क 2 को टास्क 2 वाली शीट पे ही करें। हड़बड़ी में या परेशानी में या किसी भी सीन में आप लोगों ने इस चीज को नहीं फॉरगेट करना कि ये आपका जो है वो टास्क कौन सा वाला आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो इसका ये वाला एरिया है। ये आप लोगों के पास जब कहीं से भी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको अपने पास रख ले। प्रैक्टिस के दौरान आप लोगों को एकेडमी की तरफ से ही दी जाती है, लेकिन आपने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए इसको गौर से देख लेना है कि इसके अंदर यहाँ नीचे ये जो चीजें दी हुई है ना, ये बेसिकली यही दी हुई है। ये 4 क्राइटेरियंस है जिसपे आपका टेस्ट जज होता है, और यहाँ पर कुछ और चीजें भी दी हुई हैं जिसमें उसने बताया होता है कि आपका टेक्स्ट अंडर लेंथ नहीं होना चाहिए, आपके टेक्स्ट को इलिजिबल नहीं होना चाहिए, यानी आपकी हैंड राइटिंग इतनी बुरी ना हो कि उसको पढ़ा ना जा सके,
और अगर आपके वर्ड काउंट कम होता है, यानी आपने 150 वर्ड्स पूरे नहीं किए, तो फिर उसके ऊपर बकायदा बार बना हुआ है कि इसके अंदर पेनल्टी डाली जाएगी, यानी उसके अंदर पेनल्टी का बार है। दो एग्जामिनर्स आपके टेस्ट को चेक करते हैं, एक एग्जामिनर चेक करेगा, फिर दूसरा चेक करेगा, वो अपने मार्क्स देगा, वो अपने मार्क्स, और फिर उसका एग्रीगेट आपका लगेगा। यानी कोई इतना इजीएस्ट प्रोसेस नहीं होता, इसको बहुत इजी नहीं लेना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा मार्किंग ध्यान से नहीं होती, बहुत ध्यान से मार्किंग की हुई होती है उन्होंने। एक एक चीज वो काउंट करते हैं, वर्ड्स को काउंट करते हैं, कनेक्टर्स का नंबर काउंट करते हैं, फिर रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स काउंट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज नोटिस्ड ओवर देयर। ऑलराइट, कमिंग अप टूवर्ड्स टास्क 1, इसके अंदर सबसे पहले जो है वो कॉमन ग्राफ टाइप्स हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल्स, मैप्स, लाइन ग्राफ एंड प्रोसेस डायग्राम। और यहाँ पर वन एग्जांपल ऑफ द बार चार्ट आई हैव ऑलरेडी गिवन। इसके बाद आ जाता है आपके पास जनाब इस किस्म का लाइन ग्राफ आ जाएगा। लाइन ग्राफ के अंदर दिया होता है द ग्राफ बिलो, ये इसकी हेडिंग है, ये जो मैंने राइट साइड पे लिखी हुई है। हर एक टास्क के साथ उसकी हेडिंग आएगी, ये भी आपको हेल्प आउट करेगा। अभी जब हम इसको प्लान आउट करने जाएंगे तो प्लान आउट के अंदर जो सबसे पहली चीज होती है दैट इज योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर कोई 3 चीजें होती हैं, पैराफ्रेजिंग होती है, ओवरव्यू होता है, और इसके अंदर सिर्फ ओवरव्यू और पैराफ्रेजिंग होती है। तो ये जो पैराफ्रेजिंग है वो आपने इससे ही लेनी होती है कि आपका जो हेडिंग है वो किस तरह का दिया हुआ है। जितना इफेक्टिव हेडिंग होगी उतनी अच्छी आप लोग पैराफ्रेजिंग कर सकोगे। जो राइटिंग स्ट्रक्चर है सेम लाइक अर्लियर, हम लोगों ने उसको फोकस किया हुआ है। इज द स्क्रीन नॉट विजिबल टू यू पीपल? तो आप लोग बोल ही नहीं रहे हो। Is it now visible? No? Why? Okay. It's visible now, right? It would be. थोड़ी देर में आप तक भी पहुंच जाएगी। हम क्या करेंगे, ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू के अंदर नंबर 1 वुड बी द इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू ऑफ द ग्राफ और डाटा। ओवरव्यू के अंदर की फीचर्स और ओवरऑल ट्रेंड्स बताएंगे। फिर बॉडी पैराग्राफ्स होंगे जिनके अंदर आप डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा देंगे। यूज ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होगा। और फिर कंक्लूजन लिखने, जिसके आप अंदर आपने समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स लिखनी थी। समटाइम्स कंक्लूजन ओवरव्यू के अंदर भी लिखा जा सकता है इन टास्क 1। टास्क 2 के अंदर कंक्लूजन का सेपरेट पैराग्राफ जरूरी है। टास्क 1 के अंदर आपका ओवरव्यू अगर तगड़ा होता है और आपने उसी के अंदर सारा डाटा बता दिया है कि बेसिकली ओवरऑल इस पूरी डायग्राम में क्या है, तो दैट्स प्रीटी इनफ। आजकल ओवरव्यू के अंदर ही आता है। या नो स्पेशली लिखने की जरूरत नहीं है, टू कंक्लूड और ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइन ग्राफ। लेट्स सपोज हम लाइन ग्राफ की बात करते हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। स्टेप बाय स्टेप गाइड में आइडेंटिफाई द मेन सब्जेक्ट एंड टाइम पीरियड। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लें कि मेन सब्जेक्ट क्या है और टाइम पीरियड क्या है। व्हाट इज द ग्राफ अबाउट, किसके बारे में है। एग्जाम्पल के लिए एल्डर पीपल्स फ्री टाइम, हमारे पास लेट्स सपोज ये वाला बार ग्राफ है, तो इसके अंदर फ्री टाइम एक्टिविटी ऑफ एल्डरली इन द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 1980 टू प्रेजेंट है। तो बेसिकली इसके अंदर जो ये बार ग्राफ है, दिस इज अबाउट फ्री टाइम एक्टिविटीज ऑफ द एल्डर पीपल। तो हमने वही लिखना होता है इसके अंदर। व्हाट टाइम पीरियड डज द ग्राफ कवर, ग्राफ ने किस टाइम पीरियड को कवर किया है। जैसे हमारे गिवन ग्राफ के अंदर उसने 1980 से 2010 का टेन्योर दिया है। इसको हम जब पैराफ्रेजिंग में लेके जाते हैं तो हम 1980 से लेके 2010 की ड्यूरेशन में भी चले जा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये तकरीबन 30 साल का अरसा है। ड्यूरिंग द 30 इयर्स का वर्ड भी यूज किया जा सकता है। वो इसलिए यूज किया जाता है कि अगर हम बार बार 1980 से लेके 2010 तक के वर्ड्स यूज करेंगे तो हमारे रेपिटेशन हो जाएगा और लेक्सिकल रिसोर्स अच्छा नहीं रहेगा। पैराफ्रेज द टॉपिक,
पैराफ्रेजिंग द टॉपिक के अंदर रीराइट द टॉपिक ऑफ द ग्राफ इन योर ओन वर्ड्स, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, आज भी सिखा दूंगी कि आपने कैसे रीराइट करना होता है टॉपिक को। मेंशन द ग्राफ टाइप, क्लियरली स्टेट करना होता है कि ये लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है। ये गिवन ग्राफ नहीं लिखना होता, बल्कि गिवन बाय ग्राफ, पाई ग्राफ, गिवन लाइन ग्राफ, गिवन, जैसे एक एंड पे मैंने एग्जांपल लिख दी है, द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स हाउ एल्डरली इंडिविजुअल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स spent their leisure time between 1980 and 2010. Mention the graph type हो गया, outline the information presented, जितनी भी information दी गई उसको outline कर लेना है, briefly describe the overall trend और main features of the graph, clearly state that it's a line graph. Sample introduction paragraph है हमारे पास, हम the graph below shows how elderly people, hello, वालेकुम सलाम, So here is in front of us the graph below shows, ये है वो words जो हम इस्तेमाल करते हैं, technical words है to describe any graphs, या आपका जो report है उसके अंदर elderly people है, how elderly people, वहां पर लफ्ज क्या यूज हुआ था, below shows how elderly people in the United States spend their free time. हम क्या करते हैं, हम इसमें से कीवर्ड्स को चूज कर लेते हैं, यहाँ पे शोज है, एल्डरली पीपल है, देन स्पेंट है, फ्री टाइम, उसके बाद इलस्ट्रेट। हमने इसको जब चेंज किया, पैराफ्रेज किया, इस ऊपर वाले को जब हम पैराफ्रेज करते हैं तो हमारे पास ये पैराफ्रेजिंग आती है, शोज की जगह हमने इलस्ट्रेट्स का लफ्ज लगा लिया, एल्डरली पीपल की जगह ओल्डर एडल्ट्स लगा लिया या ओल्डर पीपल लगा लिया, ओल्डर ठीक है, यही लगेगी, स्पेंट की जगह ऑक्यूपाइड का लफ्ज लगा लिया, और फ्री टाइम की जगह हमने ये टाइम लगा लिया, बिटवीन की जगह हमने फ्रॉम 1982 टू 2010 लिख लिया, और ये एंड ने भी को भी टू ने रिप्लेस कर लिया। सो ये जो रिप्लेस किए हुए वर्ड्स के साथ ये नई शक्ल आई है, ये उसी इंट्रोडक्शन की नई शक्ल है जिसे हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं। तो सिंपल है, आपने अपने सामने उसको रख लेना है टॉपिक को, टॉपिक में से आपने कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेने हैं, फिर उनके आपने सिनोनिम्स और रिलेटेड वर्ड्स लिख के अपने दिमाग के अंदर एक स्ट्रक्चर बना लेना है और उसको रीफ्रेज कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं जनाब हम कि इसको लिखना कैसे होता है। The line chart illustrates how old folk in the US spent their spare time from 1980 to 2010 overall। अब मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपने जो अगली चीज लिखनी होती है वो आपने ओवरऑल लिखना होता है, यानी ओवरव्यू लिखना, एक ही पैराग्राफ में। ये इंट्रो होता है, इंट्रो के दो हिस्से हैं, नंबर 1 इज पैराफ्रेजिंग एंड सेकंड 1 इज ओवरव्यू। पैराफ्रेजिंग जो आपको स्टेटमेंट आई है उसी को अपने अल्फाज में लिखें, ओवरव्यू आप उस, ये देखें इस बार ग्राफ को हमने देखा, इसको सामने जो चीज हमें सीधी सीधी नजर आ रही है, इसके अंदर बेसिकली ट्रेंड्स होते हैं, जैसे ये वाला एक राइजिंग ट्रेंड है हाइकिंग का, बिल्कुल फ्लैट 20% से ये 80% पे चला गया, तो इसका ट्रेंड राइजिंग है। इसी तरह से खुद किसी चीज का ट्रेंड जो है वो फॉलिंग हो सकता है, किसी चीज का ट्रेंड फ्लक्चुएटिंग होता है, 4 तरह के ट्रेंड्स होते हैं, नो चेंज, राइजिंग, फॉलिंग एंड फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग इज द वन जो कभी डाउन हुआ फिर ऊपर चला गया फिर डाउन हो गया, ये है डाउन से स्टार्ट हुआ थोड़ा सा ऊपर गया फिर डाउन हुआ फिर ऊपर, दिस इज अ फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड रीडिंग का। वेयर एज ये वाला जो सर्फिंग एंड इंटरनेट है, दिस इज अ राइजिंग ट्रेंड। देखिए इसके अंदर वापसी नहीं हुई है उसकी, जिसके अंदर वापसी नहीं होती वो फ्लक्चुएटिंग नहीं हो सकता। फॉलिंग ट्रेंड कौन सा है, ये 60% से स्टार्ट हुआ था
और ये 65% पे रहा, ये तकरीबन it with a slight change in 2000 it almost remained the same with a very slight change, लेकिन फिर भी ये राइजिंग ट्रेंड ही रहा है क्योंकि ये 60 से 65 पे चला गया, ये 20 से हमारे पास 80 पे चला गया है, ये हमारे पास 30 से एंडिंग इसकी जो हुई है वो 60 पे हुई है, इसकी स्टार्टिंग 5 से हुई थी लेकिन एंडिंग इसकी 50 पे जाके हुई है। तो ये ऑलमोस्ट ये वाला भी राइजिंग ट्रेंड है, ये भी राइजिंग ट्रेंड है, ये फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है, ये भी फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है ग्रे वाला, और रेड वाला इज अ राइजिंग ट्रेंड। तो हमने जी राइजिंग, इसके अंदर फॉलिंग ट्रेंड है ही नहीं। फॉलिंग ट्रेंड अगर कोई होता तो वो ये होता कि लेट्स सपोज कि ये 50 से स्टार्ट हुआ था और इसकी एंडिंग जाके किसी लोअर डिग्री के ऊपर होती तो वो फॉलिंग ट्रेंड होता। अभी हम एक दो और पिक्चर्स देखेंगे, मैं आपके सामने शेयर करूंगी तो आपको आइडिया होगा कि उनके अंदर फॉलिंग एंड राइजिंग ट्रेंड्स हैं, डिफरेंट काइंड्स के ट्रेंड्स को हम चेक करेंगे। लेकिन हमने जब इसको लिखा तो हमने इसके ओवरव्यू के अंदर क्या लिखा, ओवरऑल इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ that every category percentage was increased. This is what I said कि इसके अंदर falling trend था ही नहीं, every category has increased। ये 60 से ये भी 65 पे गया है, ये 30 से 60 पे चला गया है, ये 50 से ये this is a bit ये फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन इसको हम फॉलिंग ट्रेंड इसलिए नहीं कह सकते कि ये फेल डाउन नहीं हुआ, ये तकरीबन वापस अपनी स्टेट पर चला गया है, इट इज अ फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड। तो ओवरव्यू के अंदर आप ओवरऑल हमारे पास राइजिंग ट्रेंड्स ही हैं विद एक्सेप्शन ऑफ 1 और 2। तो एक्सेप्शन जब हम डिटेल में जाएंगे तब डिस्कस हो जाएगी। ओके, सो while theater visiting presented a slight decrease over the period in 1980, और ये वो चीज कि थिएटर विजिटिंग सिर्फ एक ऐसी चीज थी जिसमें जरा सा डिक्रीज हुआ, जरा सा, बाकी सब इंक्रीजिंग थी, ये था ओवरऑल ओवरव्यू। उसके बाद आपका फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ शुरू हो जाता है जो यहाँ से शुरू हो रहा है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि इन 1998 से इस स्टेटमेंट से जो वर्डिंग शुरू हो रही है दैट जी ओके। सो in 1980 hiking was the second lowest figure at 20% and it rose dramatically at the end of the period reaching a peak point at 80%। अब उसने एक कैटेगरी को डिस्कस करना शुरू कर दिया, यहाँ पे हाइकिंग का ट्रेंड चेक किया, मोर ओवर लगाया, रीडिंग का ट्रेंड लिख लिया, उसके बाद वेयर एज लगाया तो वो जो फॉलिंग ट्रेंड था वो लिख लिया, उसके बाद हमने ऑल्सो लगाया, फिर हमने तीसरा ट्रेंड लिख लिया, और फिर अगले पैराग्राफ में जाके फॉलोइंग दैट नेक्स्ट रिस्पेक्टिवली सेम एज जस्ट अबाउट फर्दरमोर, इस तरह की लैंग्वेज यूज करके। तो ये ओवरऑल एक इसके अंदर बेसिकली क्या देखना होता है, परसेंटेज फिगर्स लिखने हैं, पॉइंट्स लिखने हैं, डेट लिखनी है, और जो ट्रेंड उस वक्त शो हो रहा है वो लिखना होता है। अब ओवरऑल ये वाला जो आपके सामने सैंपल पड़ा हुआ है, दिस इज एन 8 बैंड्स राइटिंग। कैसे 8 बैंड्स बना था, कोहेरेंस एंड कोहेजन में इसको 9 बैंड्स मिले हैं, लेक्सिकल लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग के 9 है, सैंपल आइडिया पर पैराग्राफ, सिंगल आइडिया पर पैराग्राफ, हर पैराग्राफ में सिंगल आइडिया है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मौजूद है। तो ओवरऑल कोहेरेंस एंड कोहेजन का 9 बैंड्स है। इसमें सिर्फ वैराइड वोकैबुलरी वाला जो है ना वो कमी थी जिसकी वजह से इसके 8 बैंड आए, अदरवाइज ये हर तरह से एक मैच्योर और क्वाइट अप टू द मार्क सैंपल है। ओके, लेट्स सी दिस वन, सैंपल 5 बैंड्स लेवल का ये वाला उसी की डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें और उसमें फर्क क्या है, the line chart demonstrates the layer activities that the old choose over a period of 30 years. It is remarkable that the percentage change in hiking surged dramatically from 1980 to the 2010 without any drop. Overall, the percentage changes between reading and seeing theater सिर्फ इसकी जो ग्रुपिंग है उसका फर्क है, प्लस इसके अंदर प्रॉपर वो नहीं यूज हुए वे कनेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, जो थॉट है वो कोहेरेंट नहीं है, ये देखिए लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग नहीं है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन प्रॉपरली मौजूद नहीं है, फिर इसके अंदर एक्यूरेट स्पेलिंग्स और वर्ड फॉर्मेशन नहीं है, स्पेलिंग्स गलत है कहीं ना कहीं,
उसके बाद ग्रामेटिकल रेंज इसके अंदर नहीं है, यानी जो सेंटेंसेस का इस्तेमाल है वो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कम है। जब भी आप कनेक्टर्स कम यूज करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। So you will have to use those structures that can make it mix of simple, complex and compound. उसके बाद इसके अंदर जो कमी है वो कंप्लीट रिस्पांस नहीं दिया गया, यानी ओवरऑल जो पूरी डिस्कशन है वो प्रॉपर नहीं की गई है। ये वाली पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, इसको एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। सो दिस इज हाउ वी डू अ लाइन ग्राफ। मैं आपको कुछ और लाइन ग्राफ्स देती हूँ और आप लोग इसको डिस्कस करेंगे विथ मी। अभी हम उसको एज अ सैंपल लेके चलते हैं कि इसको कैसे करना है।